वह तुमसे प्यार करेगी या वह तुमसे हड्डी तक नफरत करेगी और जीवन भर तुम्हें माफ नहीं करेगी। सौभाग्य से बड़ी छाती वाली बहन सामने वाली थी। जैसा कि आर्यन ने कहा था, वह पहले नहीं जानती थी, लेकिन अब वह जानती थी कि एक औरत क्या होती है। आर्यन ने उसके शरीर पर कपड़े डाले और उसे अतुलनीय गर्माहट महसूस हुई। यह यही क्रिया थी जिसने उसके दिल को पिघला दिया। चलो चलें, चलो बाहर चलें। बड़ी छाती वाली बहन के लिए चलना आसान नहीं था, इसलिए आर्यन ने उसे पेड़ के छेद से बाहर निकालने में मदद की। वह बाहर है, बड़ी बहन बाहर है। यह एह, वह अभी भी यहाँ क्यों है? क्या चल रहा है? लोमड़ी कबीले के कई शिष्य समझ नहीं पाए। बड़ी बहन, क्या तुम हार गई? बड़ी छाती वाली बहन ने सिर हिलाया। वह बिल्कुल भी हतोत्साहित नहीं थी। इसके बजाय उसके चेहरे पर खुशी थी, क्योंकि उसने कहा, मैं हार गई, मैं अपने आदमी से हार गई। पूरा दर्शक वर्ग सदमे में था। पूरी घाटी शांत हो गई। हार गई? और उसने कहा कि वह अपने आदमी से हार गई थी। यह कई लोग इसे स्वीकार करने में असमर्थ थे। बड़ी छाती वाली बहन ने आर्यन को देखा। उसकी आंखें प्यार से भरी थीं। उसने पेड़ के नीचे कबीले के सदस्यों की ओर मुड़कर देखा और कहा, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम उसे चुनौती दे सकते हो। पति, तुम्हें इसे स्वीकार करना भी होगा। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। आपका अगला अध्याय यहाँ है, जिसे मैंने उपन्यास शैली में हिंदी में प्रस्तुत किया है। एपिसोड 2060, 3 महान जनजातियां। 100 से अधिक लोमड़ी कुल की स्त्रियां। यदि उन सभी को वश में कर लिया जाए तो यह एक विशाल परियोजना थी। यह ऐसा था मानो कोई असंभव से भी बढ़कर काम करने चला हो। कम से कम इसमें बहुत समय लगता। और आर्यन को यह विचार आते ही एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। आर्यन कांप गया और एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बड़ी छाती वाली बहन ने आर्यन की गर्दन में हाथ डाले और मोहक चेहरे से कहा, यदि तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हें पूरे लोमड़ी कुल को पाना होगा। यदि तुम चाहते हो कि वे सब तुम्हारे सामने झुकें तो उन सभी को अपनी स्त्रियां बना लो। उसकी आवाज में एक अजीब सी चुनौती और शरारत भरी थी। स्वामी, तुम यह कर सकते हो। बड़ी छाती वाली बहन ने एक शरारती नजर दिखाई। मैं अकेली तुम्हें संतुष्ट नहीं कर सकती, लेकिन इतनी सारी बहनें तुम्हें संतुष्ट कर पाएंगी, है ना? आर्यन ने इन अनुपम सुंदरियों को देखा और बुदबुदाया, धिक्कार है, मुझे डर है कि यह ठीक नहीं है ना? तुम कभी नहीं जान सकते कि एक महिला क्या सोच रही है। आर्यन चिंतित था कि बड़ी छाती वाली बहन उसके लिए एक जाल बिछा रही थी ताकि वह उसमें कूद जाए। वह कैसे पाता कि बड़ी छाती वाली बहन गंभीर थी। उसने आर्यन को देखा और कहा, स्वामी, क्या तुम नहीं कर सकते? यह सुनते ही आर्यन तुरंत क्रोधित हो उठा और बोला, उन सभी को बुलाओ। एक आदमी ऐसा कुछ भी नहीं था जो वह नहीं कर सकता। बड़ी छाती वाली बहन खिलखिलाकर हंसी और बोली, सुना तुमने? वह तुम सबको चुनौती देना चाहता है। तुरंत सभी लोमड़ी कुल की महिलाओं ने एक साथ एक कदम आगे बढ़ाया। उनकी आंखें क्रोध से भरी थीं। उनके चेहरे पर अपमान और चुनौती का भाव साफ झलक रहा था। मैंने कभी ऐसा अहंकारी व्यक्ति नहीं देखा। आओ, कौन किससे डरता है? क्या हमारे पूरे लोमड़ी कुल को चुनौती देना थोड़ा ज्यादा ढिठाई नहीं है? बड़ी बहन, क्या तुम्हें यकीन है कि वह इसे संभाल पाएगा?
चारों ओर चर्चाएं छिड़ गईं। वे सभी इसे आजमाने के लिए उत्सुक थीं। बड़ी छाती वाली बहन की तरह वे सभी आर्यन को खा जाना चाहती थीं। आर्यन ने उन्हें देखा, उसका दिल चुपके से दुष्ट हो रहा था और उसने कहा, लगता है कि मैं आज सभी को मार डालूंगा। उसके मुंह से निकली यह बात भले ही मजाक लगती थी, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। इस क्षण प्रभु, उनकी वृद्धा मुखिया, बाहर निकलीं। उन्होंने आर्यन को देखा और बोली, मैं पहली जाऊंगी। धड़ाम! आर्यन ठीक से खड़ा नहीं रह सका और लगभग पेड़ से गिर ही गया। उसने तुरंत कहा, इसके बारे में प्रभु रहने दें। वह सचमुच यह सहन नहीं कर सकता था। बड़ी छाती वाली बहन खिलखिलाकर हंसी। प्रभु थोड़ी उदास हो गईं और डांटा, तो फिर किसी को भी उसे चुनौती देने की अनुमति नहीं है। और हाँ, तुमने लोमड़ी योद्धा को हरा दिया है। हमारे लोमड़ी कुल की शिष्टाचार के अनुसार तुम्हें एक सम्मानित अतिथि के रूप में माना जाना चाहिए। हालांकि तुम एक इंसान हो। लोमड़ी कुल पीढ़ियों से इंसानों का दुश्मन रहा है, इसलिए तुम वृक्षकोठरी में प्रवेश नहीं कर सकते, दादी ने कहा। उनकी आवाज में भले ही अधिकार था, पर उसमें एक छिपा हुआ दुहक भी था। आर्यन पेड़ से कूद गया और बोला, कोई बात नहीं। बड़ी छाती वाली बहन थोड़ी अनिच्छुक थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी मायूसी थी। बूढ़ी दादी ने बड़ी छाती वाली बहन को एक तीखी नजर से घूरा। उन्होंने अपने हाथ में पकड़ी छड़ी को हिलाया और चिल्लाई, गुफा में प्रवेश करो। स्विश स्विश स्विश, स्विश स्विश स्विश, स्विश स्विश स्विश। कुछ ही सेकंड में 100 से अधिक लोमड़ी कुल की महिलाएं वृक्षकोठरी में प्रवेश कर चुकी थीं। आर्यन को घाटी में अकेला छोड़ गईं। वह थोड़ा भ्रमित था। क्या हो रहा है? क्या हुआ? वृक्षकोठरी में बूढ़ी दादी का चेहरा गंभीर था, क्योंकि वह बड़ी छाती वाली बहन को घूर रही थीं। हालांकि वह देख नहीं सकती थीं, उन्हें पता था कि बड़ी छाती वाली बहन के शरीर में बदलाव आया था। जिस तरह वह लंगड़ा रही थी, उससे सब कुछ स्पष्ट हो गया था। यह स्पष्ट था कि बूढ़ी दादी अनुभवी थीं। बड़ी छाती वाली बहन घुटनों के बल बैठ गई और बोली, मुखिया, मुझे क्षमा करें। मैंने नियमों को तोड़ा है। मैं दंड स्वीकार करने को तैयार हूं। यह कहकर बूढ़ी दादी ने एक कदम आगे बढ़ाया और बड़ी छाती वाली बहन की आस्तीन को ऊपर खींचा, जो अभी भी आर्यन के कपड़े पहने हुए थी। उसकी बाह पर सतीत्व चिन्ह गायब हो चुका था। उनकी भौहें तन गईं। यह देखकर हर कोई चौंक गया। बड़ी बहन, तुम? यह कैसे हो सकता है? वह शापित इंसान, मैं तुरंत बाहर जाकर उसे मार डालूंगी। वह हद पार कर रहा है। कोई भी इंसान अच्छा नहीं होता। उनकी आंखें घृणा से भरी थीं। वे आर्यन को टुकड़े टुकड़े करना चाहती थीं। बड़ी छाती वाली बहन ने कहा, सब कुछ मेरी गलती है। उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं सारा दंड स्वीकार करने को तैयार हूं। जुड़वा बहनों ने तुरंत कहा, दादी, आर्यन बुरा इंसान नहीं है। वह अन्य इंसानों से अलग है। उसने हमें बचाया। दादी, हम आपसे भीख मांग रहे हैं। तुम दोनों को भी उसी ने दूषित किया होगा, है ना? धिक्कार है तुम दोनों पर। मुझे तुम दोनों को घाटी में प्रवेश करने देना ही नहीं चाहिए था। मुखिया, इस आदमी को मरना ही चाहिए। वे पीढ़ियों से इंसानों से नफरत करती थीं, खासकर पुरुषों से। वे अच्छी तरह जानती थीं कि उन्हें क्यों पकड़ा गया और प्रशिक्षित किया गया था, पुरुषों की सेवा करने के लिए। आर्यन ने उनकी घाटी में उनकी बड़ी बहन के साथ कुछ किया था। यह उनके लिए अपमान था, उनकी पवित्र भूमि का अपमान था।
वे इस क्रोध को सहन नहीं कर सकती थीं। बड़ी बहन घुटनों के बल बैठ गई और बोली, मुखिया, मैंने सब कुछ स्वेच्छा से किया। उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं आपसे भीख मांगती हूँ, उसे परेशान न करें। वह जानती थी कि आर्यन के द्वारा दीवार से धकेले जाने के परिणाम क्या थे। वह यह भी जानती थी कि वह इसे छिपा नहीं सकती थी। हालांकि वह नहीं चाहती थी कि आर्यन यहाँ मरे, क्योंकि आर्यन उसका आदमी था, वह आदमी जिससे वह प्यार करती थी। बूढ़ी दादी की आंखें गहरी हो गईं। आसपास की लोमड़ी कुल की लड़कियां डांट रही थीं और उन्हें नीचा दिखा रही थीं। उनमें से कुछ तो पागल हो गई थीं, बाहर दौड़कर आर्यन के साथ जानलेवा लड़ाई करना चाहती थीं। बूढ़ी दादी के हाथ में पकड़ी छड़ी कांपी और उन्होंने ठंडी आवाज में कहा, उसे बंद कर दो। जहां तक उस इंसान की बात है, उसे कुछ दिनों के लिए देखना होगा। बड़ी छाती वाली बहन ने कहा, धन्यवाद मुखिया, धन्यवाद मुखिया। इस क्षण वह लोमड़ी कुल की नंबर 1 योद्धा, कई शिष्यों की आदर्श तुरंत टूट गई। अब उसे उसके कबीले के लोग तिरस्कृत कर रहे थे और कई लोग उसके चेहरे पर थूक रहे थे, लेकिन उसने बिल्कुल भी शिकायत नहीं की। वह आर्यन के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार थी। घाटी में आर्यन ने आसपास की चट्टानों को देखा और बुदबुदाया, अत्यंत अतल पर्वत श्रृंखला सरल नहीं है। मेरी नियम की शक्ति वास्तव में बेकार है। ऐसा लगता है कि यही अत्यंत अतल पर्वत श्रृंखला का भयावह हिस्सा है। पता नहीं बड़ी छाती वाली बहन कैसी होगी। अगर मैं राक्षस लोमड़ी कुल की सभी महिलाओं को अपने वश में कर लेता तो यह कितना आरामदायक होता। कोई मेरी पीठ की मालिश करता, कोई मेरे पैरों की मालिश करता और कोई मुझे चाय परोसता। यही तो जीवन है। काफी देर बाद यह देखकर कि वृक्ष कोठरी से कोई लोमड़ी कुल की लड़कियां बाहर नहीं आईं, आर्यन भी पालथी मारकर बैठ गया। विचार चला, साधना मोड में प्रवेश करो। शुद्धिकरण मोड। जिस दुनिया में आर्यन था वह अचानक बदल गई और वह एक विशाल शुद्धिकरण मंच के ऊपर प्रकट हुआ। प्रशिक्षण शुरू करो। यदि वह विशाल ड्रैगन का रक्त प्राप्त करना चाहता था तो उसे इन सभी सहायक व्यवसायों को तोड़ना था और मिशन पूरा करना था। और हाँ, उसके पास अभी भी एक मुख्य देव का टुकड़ा था। यदि वह इसे सफलतापूर्वक यम के ब्लेड में एम्बेड कर पाता तो 1000 सहार की शक्ति निश्चित रूप से और भी अद्भुत होगी। डिंग। शुद्धिकरण विफल। बस आर्यन का विचार फिर से डूब गया। उसका शरीर और मन फट गए, जैसे वह एक बार मर चुका हो। फिर से डिंग। शुद्धिकरण विफल। जारी रखो। शुद्धिकरण विफल। एक पागलपन भरी विफलता के बाद हालांकि आर्यन की शुद्धिकरण दक्षता नहीं बढ़ी, लेकिन शुद्धिकरण के बारे में उसकी समझ बढ़ती रही। रात शांत थी। सुबह एक लोमड़ी कुल की महिला तेजी से घाटी के बाहर से घाटी में लौटी। उसने आर्यन पर एक नजर डाली और वृक्ष कोठरी में प्रवेश कर गई। कुलपति, प्राचीन हाथी जनजाति, राक्षस भेड़िया जनजाति और भयंकर बाघ जनजाति के लोगों ने घाटी के बाहर के जंगल को इतनी कसकर घेर लिया है कि एक बूंद भी पानी रिस नहीं सकता। बूढ़ी दादी का चेहरा बदल गया और उन्होंने कहा, तीनों महान जनजातियां आ गई हैं। कुलपति, वे निश्चित रूप से उस इंसान के लिए आए हैं। नहीं, हमें उसे पहले खाना होगा। एक बार जब हम उसके शरीर में नियम की शक्ति को समझ लेंगे तो तीनों महान जनजातियां हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगी। कुलपति, पहले उसे खाते हैं, फिर तीनों महान जनजातियों से लड़ते हैं। सहमत। सहमत। उसे पहले खाओ। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं।
और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम को, क्योंकि स्पिरिट वर्ल्ड और सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न हमारे ही चैनल पर सबसे पहले आता है। एपिसोड 2061। सीधे मुकाबले। आर्यन ही समस्या की जड़ था। उसे खाने से लोमड़ी कुल की शक्ति बढ़ सकती थी और यह समस्या की जड़ को भी खत्म कर सकता था, जिससे तीनों बड़े कुल घाटी छोड़ सकें। यह एक तीर से दो शिकार करने जैसा था। बूढ़ी दादी ने अपना दिल पत्थर कर लिया और मन ही मन सोचा, हे जनता के दिल आर्यन, हालांकि तुम सुंदर हो, तुम मुझे दोष नहीं दे सकते। लोमड़ी कुल के खातिर वह केवल एक ही विकल्प चुन सकती थी। एक बार जब आर्यन मर जाता तो तीनों बड़े कुलों के लोग निश्चित रूप से चले जाते। जैसे ही लोमड़ी कुल आर्यन को कैसे खाया जाए, इस पर शोध कर रहा था। आर्यन अभी भी खेती मोड़ में पागलों की तरह खेती कर रहा था। डिंग। परिशोधन विफल। पुरस्कार प्राप्त करने में असमर्थ। पूर्व अध्याय। अगला अध्याय। धमाका। एक बार फिर मारे जाने के बाद आर्यन का गुस्सा भड़क उठा और उसने चिल्लाया तो फिर से। उसका पूरा अस्तित्व एक जंगली बैल की तरह पागल था। पागलपन जारी रहा। परिशोधन स्टील आर्मर्ड बीस्ट को मारने से अलग था। इसमें धीरे धीरे समझना पड़ता था, धीरे धीरे अपने विचारों को खोलना पड़ता था। खेती के स्थान में कौशल दक्षता प्राप्त करना असंभव था और यहाँ यह बेकार था। भले ही आर्यन के परिशोधन कौशल इस दुनिया के शिखर पर पहुंच गए हों, यह बेकार था। इस खेती मोड़ में परिशोधन स्तर 100,000 विमानों को पूरी तरह से पार कर गया था। आर्यन ने अतीत में जो कुछ भी महारत हासिल की थी वह बेकार था। डिंग। विफलता। पूर्व अध्याय। अगला अध्याय। धमाका। विचार बिखर गया। आर्यन ने एक बार फिर मौत का अनुभव किया था और वह पहले ही इसके प्रति सुन्न हो चुका था। उसे मौत के प्रति अब कुछ भी महसूस नहीं होता था और उसने अपने दिल में गर्जना की, फिर से। जैसे ही वह परिशोधन कर रहा था वह खुद को भूल गया। जुड़वा चुपचाप पास आए। स्वामी आर्यन, स्वामी आर्यन। आर्यन तुरंत ठीक हो गया। तुम दोनों? बाई लिंग ने चिंता से कहा, जल्दी करो और चले जाओ, दादी सचमुच तुम्हें पकड़ने का तरीका खोज रही हैं। अगर मैं तुम्हें खा जाती हूं तो तुम्हें जल्दी से चले जाना चाहिए और कभी वापस नहीं आना चाहिए। अरे! आर्यन का दिल कांप उठा और उसने कहा, तुम अभी भी मुझे खाना चाहती हो? तो बड़ी छाती वाली दीदी कहाँ है? आर्यन तुरंत बड़ी छाती वाली दीदी को मारना चाहता था। वह बता सकता था कि बड़ी छाती वाली दीदी को उससे प्यार हो गया था। वह निश्चित रूप से इसमें भाग नहीं लेगी, न ही वह लोमड़ी कुल को उसे खाने देगी। बाई लिंग ने कहा, बड़ी दीदी को बंद कर दिया गया है, वह ठीक हो जाएगी। स्वामी आर्यन, आपको जल्दी से चले जाना चाहिए वरना बहुत देर हो जाएगी। और हाँ, घाटी के सामने कांटेदार जंगल से कभी मत निकलना। वहां तीनों बड़े कुलों के लोग हैं और वे भी तुम्हारे लिए आ रहे हैं। आर्यन अंदर ही अंदर घबरा गया। उसने एक लोमड़ी कुल के शिष्य के बारे में सोचा जो कुछ देर पहले पेड़ के छेद में घुस गया था। उसने कहा, क्या वह भी मेरे लिए आ रहा है? जुड़वा ने कहा, स्वामी आर्यन, अभी ज्यादा मत सोचो, जल्दी करो और चले जाओ। अत्यंत रसातल पर्वत श्रृंखला छोड़ दो। अत्यंत रसातल पर्वत श्रृंखला के कुल इंसानों के साथ असंगत हैं। वे तुम्हें अत्यंत रसातल पर्वत श्रृंखला से जीवित नहीं निकलने देंगे। रसातल पर्वत श्रृंखला के कुलों ने कभी इंसानों की सेवा की थी, लेकिन युद्ध जीतने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। इसलिए
वे पीढ़ियों से इंसानों से नफरत करते थे। नफरत असंगत थी। आर्यन उन बातों को नहीं समझता था और उनकी परवाह करने के लिए बहुत आलसी था। उसकी महिला को बंद कर दिया गया था और यह अच्छा नहीं था। कुछ घंटे पहले उसने कहा था कि वह उसकी रक्षा करेगा, लेकिन अब जब उसे पकड़ लिया गया था तो इसका क्या मतलब था? वह आदमी के रूप में क्या मायने रखता था? क्या उसकी बात बकवास थी? आर्यन ने कहा, क्या तीनों बड़े कुल अभी भी कांटेदार जंगल को घेरे हुए हैं? जुड़वा ने कहा, हाँ, चिंता मत करो, वे अंदर नहीं जा पाएंगे। इस कांटेदार जंगल में उनके शरीर उतने फुर्तीले नहीं हैं, इसलिए वे बिल्कुल भी अंदर नहीं जा पाएंगे। यह कांटेदार जंगल अत्यंत घना था और सामान्य लोग बिल्कुल भी अंदर नहीं जा पाते थे। आर्यन ने भौहें सिकोड़ी और बुदबुदाया, यह कांटेदार जंगल वास्तव में प्रवेश करना मुश्किल है, लेकिन अगर हम आग का इस्तेमाल करें तो यह जंगल लोमड़ी कुल की मौत बन जाएगा। जब हवा चलती तो घना धुआं उठता। उस समय लोमड़ी कुल के पास छिपने की कोई जगह नहीं होती। अपने कुलपिता को बताओ। मैं जाकर तीनों बड़े कुलों को रोकूंगा। मैं उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर करूंगा, लेकिन अगर मैं उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर करने के बाद भी तुम बड़ी छाती वाली को नहीं छोड़ते तो मैं विनम्र नहीं रहूंगा। समाप्त। आर्यन बिल्कुल नहीं रुका। एक तेज छलांग के साथ वह जहां खड़ा था वहां से गायब हो गया। जुड़वा चौंक गए, लेकिन उसे रोकने में बहुत देर हो चुकी थी। उसकी आंखें चिंता से भर गईं और उसने जोर से कहा, स्वामी आर्यन, कहीं मत जाओ। तुम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, जल्दी करो और चले जाओ। यह इसी समय था। लोमड़ी कुल के शिष्य एक साथ बाहर निकले। उन्होंने जुड़वा को बीच में घेर लिया। कुलपिता, वह आदमी भाग गया। हम उसे भागने नहीं दे सकते। वह हमारा तुरुप का इक्का है। उसके बिना तीनों बड़े कुल हमें नहीं छोड़ेंगे। पीछा करो। लोमड़ी कुल के शिष्य चिंतित हो गए। आर्यन के जाने के बाद तीनों बड़े कुल अभी भी घाटी के प्रवेश द्वार पर पहरा दे रहे थे। वे तीनों बड़े कुलों का विरोध करने में असमर्थ थे और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वे केवल घाटी में फंसे रहेंगे। जुड़वा तुरंत आगे बढ़े और कहा, दादी, स्वामी आर्यन ने कहा कि वह तीनों बड़े कुलों को पीछे हटा देगा। अगर वह ऐसा करता है तो वह चाहते हैं कि आप बड़ी दीदी को छोड़ दें। अगर मैं नहीं। बूढ़ी महिला की आंखें हल्की सी कांपी। उसके बोलने का इंतजार किए बिना उसके बगल में एक लोमड़ी कुल के बड़े ने पूछा, अगर मैं नहीं छोड़ता तो क्या होगा? जुड़वा ने सच्चाई से कहा, वह विनम्र नहीं रहेंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हम बहुत घमंडी। वह खुद को क्या समझता है? तुम सोचते हो कि तुम इतने घमंडी हो सकते हो सिर्फ इसलिए कि तुमने थोड़ी सी कानून की शक्ति को पकड़ लिया है। यह अत्यंत रसातल पर्वत श्रृंखला है। वह खुद को क्या समझता है? वह हमसे विनम्र नहीं है। क्या उसे नहीं पता कि उसे कैसे पकड़ा गया और यहां लाया गया? लोमड़ी कुल के कई शिष्य क्रोधित थे। यदि वे आर्यन को एक बार पकड़ सकते थे तो वे उसे दूसरी बार भी पकड़ सकते थे। उन्होंने आर्यन को बिल्कुल भी अपनी आंखों में नहीं रखा। कुलपिता ने गंभीरता से कहा, अगर वह तीनों बड़े कुलों को पीछे हटा सकता है। हाँ हाँ हाँ। कुलपिता, आप सचमुच इस बकवास पर विश्वास नहीं करते हैं ना? उसने बहुत पहले ही भागने का फैसला कर लिया था। क्या आपको लगता है कि वह जाकर तीनों बड़े कुलों को पीछे हटाएगा? भले ही वह न भागे, क्या वह तीनों बड़े कुलों को पीछे हटा सकता है? यहां तक कि एक मूर्ख भी इस पर विश्वास नहीं करेगा। बिल्कुल सही। तीनों बड़े कुल इतने शक्तिशाली हैं।
वह एक इंसान है, तो क्या हुआ अगर उसे कानून की थोड़ी सी शक्ति का ज्ञान है? वह अभी भी मुसीबत मोल ले रहा है। उन्हें विश्वास नहीं था कि आर्यन तीनों बड़े कुलों को बिल्कुल भी पीछे हटा सकता है। उन्हें विश्वास नहीं था कि वह जाएगा। इस समय उसे भागना चाहिए था। कुलपिता, हम तीनों बड़े कुलों के साथ समझौता क्यों नहीं करते? वह आदमी जरूर भाग गया होगा। अगर हम चारों बड़े कुल मिलकर उसे खोजते हैं तो बातचीत के लिए जगह हो सकती है। सही है कुलपिता। हम तीनों बड़े कुलों में से किसी एक का भी विरोध नहीं कर सकते। अकेले तीनों बड़े कुलों का एक साथ काम करना तो दूर की बात है। जुड़वा ने कहा, स्वामी आर्यन निश्चित रूप से वही करेगा जो वह कहता है। दादी, आपको उस पर विश्वास करना चाहिए। मेरे गधे पर विश्वास करो। अगर वह तीनों बड़े कुलों को पीछे हटा सकता है तो मैं कुछ भी करूंगी जो तुम मुझसे चाहोगे, भले ही मैं बड़ी दीदी जैसी ही हो जाऊं। मैं भी। यह असंभव है। जुड़वा को कुछ मजबूत शिष्यों ने कुचल दिया। कुलपिता की आंखें हल्की सी मद्धिन पड़ गईं और उसने कहा, उसे एक रात का समय दो। अगर वह तीनों बड़े कुलों को पीछे नहीं हटा सकता तो उस पर विश्वास करने की कोई जरूरत नहीं है। एक रात का समय? वे बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सकते थे। कांटेदार जंगल से गुजरने में ही आधी रात का समय लग जाता। बेशक यह दूसरों के लिए था। आर्यन अलग था। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 2062 अचल अष्टवायु में जारी। आर्यन या तो यहाँ फंस गया था या वहाँ छुरिका द्वारा घायल हो रहा था। इतना ही नहीं, ये कांटे सामान्य कांटे नहीं थे, वे सभी जहरीले थे। आर्यन के शारीरिक शरीर की प्रतिरोधक क्षमता अत्यंत मजबूत थी। उसे इन जहरों से कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन वह बहुत परेशान था। यह काफी परेशान करने वाला था। आधे घंटे के बाद वह 10 मीटर से भी कम आगे बढ़ा था। इसने उसके बाल खड़े कर दिए और वह बेहद नाखुश था। तुम्हारी तो ऐसी की तैसी, आर्यन ने गाली दी। पहले घने कांटेदार झाड़ियों को देखकर उसका गुस्सा बढ़ गया। उसने जोर से चिल्लाया, तुम सब एक तरफ जाकर मरो। पूर्व अध्याय। अगला अध्याय। धमाका। ड्रैगन की आग जली। आर्यन ने एक कदम आगे बढ़ाया और आसपास के कांटे तुरंत पाउडर में बदल गए। जैसे ही वे आर्यन के शरीर पर ड्रैगन की आग की आभा को छूते, वे पाउडर में बदल जाते। इस शक्ति का नुकसान। चार्ट से ऊपर। पूर्व अध्याय। अगला अध्याय। धमाका। पूर्व अध्याय। अगला अध्याय। धमाका। हर तरह से यह एक गर्म चाकू की तरह मक्खन से गुजर रहा था। मूल रूप से इसमें कुछ घंटे लगते, लेकिन अब इसमें आधे मिनट से भी कम समय लगा। बुजुर्ग देखो, कांटेदार जंगल से आग का एक गोला निकला है। उग्र बाघ कबीले के एक शिष्य ने तेजी से सूचना दी। इस क्षण तीनों महान जनजातियों के लोग सब बाहर आ गए। दानव भेड़िया कबीले के नेता ने अपनी आंखें घुमाईं और कहा, आग का उपयोग करके हमला करना, हा हा हा। यह कांटेदार जंगल आग से डरता है। मैंने शुरू में यह क्यों नहीं सोचा। चलो चलें। चलो देखते हैं कि यह आग का गोला क्या है। मुझे नहीं लगता कि लोमड़ी कबीले के योद्धा अभी तक अग्नि तत्व ऊर्जा का अभ्यास करते हैं, है ना? तीनों महान जनजातियों के जल्लाद एक साथ आगे बढ़े। अचानक प्राचीन हाथी कबीले के एक विशाल हाथी ने अचानक चिल्लाया, यह एक इंसान है। जैसे ही उसने अपना वाक्य पूरा किया,
तीनों महान जनजातियों के योद्धा तुरंत युद्ध की स्थिति में आ गए। दो हथियार कांटेदार जंगल के प्रवेश द्वार को घेर लिया। पूर्व अध्याय। अगला अध्याय। धमाका। यह भी इसी समय था। कांटेदार जंगल टूट गया। आर्यन ने सांस छोड़ी और चिल्लाया, धिक्कार है, अब यह आसान है ना? पलक झपकते ही सैकड़ों जोड़ी आंखें बिना पलक झपकाए उसे घूर रही थीं। इतना ही नहीं, ये लोग सभी आधे दानव और आधे इंसान थे। उनमें उग्र बाघ जाति की बाघधारियां थीं और उनके पूरे शरीर पर रंगीन बाघ की खाल थी। उनकी मांसपेशियां विस्फोटक शक्ति से भरी थीं और यदि वे सावधान नहीं रहते तो वे किसी को भी मार सकते थे। प्राचीन हाथी कबीले का शरीर विशाल था। अदम्य शक्ति। दानव भेड़िया कबीले की अजीब आंखों में एक कपटी रोशनी चमक रही थी। इतना ही नहीं, उन सभी में एक बात समान थी और वह यह थी कि वे तुरंत रूप बदल सकते थे। दूसरे शब्दों में, उनके पास युद्ध के दो अलग अलग तरीके थे और पशु मोड़ और भी भयानक था। आर्यन के दिल की धड़कन बढ़ गई। वह हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तीन जनजातियां। उसने जल्दबाजी में कोई कार्रवाई नहीं की। बड़ी स्तन वाली बड़ी बहन उसकी शासन शक्ति से नहीं डरती थी और इसमें कोई संदेह नहीं था कि तीनों प्रमुख जनजातियों के योद्धा भी ऐसे ही थे। कारण चाहे जो भी हो, यदि वह उन्हें युद्ध के मैदान में ला सकता था तो यह निश्चित रूप से एक सुपर सेना होगी। बेशक, यह अगर वह काम नहीं करता तो फिर मारना पड़ेगा। तुम वह इंसान हो। दानव भेड़िया जाति का नेता अब और नहीं रुक पाया। उसके मुंह से लार बह रही थी और उसने उत्साह से कहा, मैं पहले से ही उसके खून में शक्ति की गंध महसूस कर सकता हूं। यह बहुत शुद्ध है। उग्र बाघ जाति के बुजुर्ग ने कहा, दानव भेड़िया, हमारे पिछले समझौते को मत भूलो। प्राचीन हाथी कबीले के बुजुर्ग ने आर्यन को घूरते हुए कहा, दानव लोमड़ी जाति तुम्हारे द्वारा नष्ट कर दी गई। आर्यन हंसा, यह नष्ट नहीं हुई है। दानव लोमड़ी जाति पहले ही मेरे वश में हो गई है। अब मैं तुम्हारी तीन महान जनजातियों को वश में करना चाहता हूँ। मेरा नाम आर्यन है। मैं तुम्हें मजेदार काम करने, तुम्हें उड़ने में मदद कर सकता हूँ। मुख्य बात यह है कि क्या तुम मजेदार काम करना चाहते हो, क्या तुम उड़ना चाहते हो? आर्यन का लहजा बहुत अहंकारी था। इससे तीनों महान जनजातियों के लोग बहुत नाखुश हुए। सबकी आंखें आर्यन को घूरते हुए डबडबा गईं। उसका गुस्सा बढ़ रहा था। उग्र बाघ बुजुर्ग ने कहा, हमसे पहले कभी किसी इंसान ने ऐसे शब्द कहने की हिम्मत नहीं की। दानव लोमड़ी जाति को वश में करने का क्या फायदा? हमें वश में करना चाहते हो? बच्चे, तुम्हें पेशाब करके खुद को देखना चाहिए। उसे खत्म करने का इंतजार नहीं किया। आर्यन ने अपनी आंखें ऊपर उठाईं और उसका शरीर अचानक हिल गया। पूर्व अध्याय। अगला अध्याय। धमाका। उसके कदम तेज नहीं थे और वहां मौजूद हर कोई इसे साफ देख सकता था। उग्र बाघ बुजुर्ग की प्रतिक्रिया अत्यंत तेज थी और जिस पल आर्यन चला उसने पहले ही प्रतिक्रिया दे दी थी। आर्यन को कदम आगे बढ़ते हुए देखकर उसने तिरस्कार से कहा, तुम खुद को ज्यादा आंक रहे हो। उसका शरीर धंस गया। उसके दोनों हाथ जमीन पर टिके थे और उसने अपनी पिछली टांगों से जमीन पर जोरदार वार किया। शुआ। एक कान फाड़ देने वाली हवा के चीरने की आवाज गूंज उठी। उसकी गति आर्यन की गति से कई गुना अधिक थी। गति शक्ति को चरम सीमा तक पहुंचाने में सक्षम थी। उग्र बाघ जाति की गति और शक्ति पूरी तरह से मिल गई थी और वे अचानक अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने में सबसे अच्छे थे। एक अतुलनीय रूप से भयंकर विस्फोटक शक्ति। उसके शरीर के चारों ओर स्थानिक आंसुओं की धारियां बन गईं। भयंकर,
आर्यन चौंक गया। यह सचमुच भयंकर है। उसे यह कहना पड़ा। उग्र बाघ बुजुर्ग ने अपनी गति और शक्ति को पूरी तरह से मिला दिया था और उसकी अचानक शक्ति का विस्फोट और भी अधिक परिपूर्ण था। यह कहा जा सकता है कि एक साधारण देवता भी ऐसे हमले का सामना नहीं कर पाएगा। वह जरूर मरेगा। यह इंसान जो स्वर्ग और पृथ्वी की विशालता को नहीं जानता, वह जरूर मरेगा। हाँ हाँ हाँ। हमारी 3 महान जनजातियों को वश में करना चाहते हो? वह खुद को क्या समझता है? हमारे सामने अहंकार करना, क्या यह मौत को दावत नहीं देना है? कई कबीले के सदस्यों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। आर्यन का मजाक उड़ाना कि वह खुद को ज्यादा आंक रहा था। चरम खाई पर्वत श्रृंखला का अस्तित्व क्या था? वे कभी किसी से नहीं डरते थे। यहां तक कि अगर वह एक देवता होता। उन्होंने चरम खाई पर्वत श्रृंखला में लापरवाही से प्रवेश करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि यह उनका इलाका था, उनकी दुनिया थी और वे इस जगह के शासक थे। बेशक वे आर्यन को नहीं जानते थे। वे बस नहीं जानते थे कि आर्यन कौन था। उग्र बाघ बुजुर्ग की विस्फोटक शक्ति को देखकर आर्यन मुस्कुराया। काफी भयंकर, मुझे पसंद है। जैसे ही उसने अपना वाक्य पूरा किया, आर्यन के कदम अचानक धंस गए। उसके पैर जमीन में जम गए और वह वहीं खड़ा रहा, 1 इंच भी नहीं हिला। इस हरकत से सभी एक बार फिर चौंक गए। वह क्या करने की कोशिश कर रहा है? मौत का इंतजार कर रहा है? या वह बस ऐसे ही उग्र बाघ बुजुर्ग को रोकने जा रहा है? क्या वह बहुत अहंकारी नहीं है? बड़े भाई उग्र बाघ, वह तुम्हें अपनी आंखों में भी नहीं रखता। वह उग्र बाघ जनजाति का अपमान कर रहा है। आर्यन नहीं हिला और वहीं खड़ा रहा ताकि उग्र बाघ बुजुर्ग उसे मार सके। अगर यह अपमान नहीं था तो क्या था? उग्र बाघ जनजाति के लिए यह एक अपमान था। तुरंत हवा में उग्र बाघ बुजुर्ग की विस्फोटक शक्ति और भी मजबूत हो गई। दिखावा करना। वह दिखावा करने वाला था। चूंकि उग्र बाघ जनजाति गति और अचानक विस्फोटक शक्ति में अच्छी थी, तो वह बस उन सभी को कुचल देगा। आर्यन ने अपने शरीर को ढाल के रूप में इस्तेमाल किया और वहीं खड़ा रहा ताकि तुम उसे मार सको। वह अपनी सबसे मजबूत चीज से सीधे टक्कर लेना चाहता था। वह इतना अहंकारी था। पलक झपकते ही उग्र बाघ बुजुर्ग नीचे भागा। एक तेजी से घूमने वाले छेदक की तरह वह पागलपन से नीचे गिरा, जिससे तूफान कांप उठा। दानव भेड़िया जनजाति का नेता, प्राचीन हाथी कबीले के बुजुर्ग सभी स्तब्ध थे। पूर्व अध्याय। अगला अध्याय। धमाका। यह आर्यन के सीने पर जोर से लगा। बस उसके सामने शक्ति की एक लहर फट पड़ी, जिससे हवा कांप उठी। आर्यन के सीने में ऐसा महसूस हुआ जैसे वह फटने वाला हो। उसकी त्वचा का हर इंच बिखर रहा था और उसे अतुलनीय दर्द हो रहा था। हालांकि उसने किसी भी दिव्य शक्ति का उपयोग नहीं किया, न ही उसने प्राचीन संहिता की किसी शक्ति का उपयोग किया। वह अपने शारीरिक शरीर की प्रतिरोधक क्षमता पर निर्भर था। उसे इसे सहना ही था। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 2063। अचल अष्टवायु में निष्कर्ष। क्या तुम हार मानते हो? एक हल्का सा वाक्य, लेकिन ज्येष्ठ भयंकर बाघ के लिए यह ऐसा था मानो उसके चेतना सागर में एक बिजली कौंध गई हो। इतनी शक्तिशाली शक्ति ने आर्यन को आधा कदम भी पीछे नहीं धकेला। और इस क्षण जब आर्यन का हमला उसके सिर पर पड़ा, तो शक्ति अचानक गायब हो गई। जाहिर है
वह उसे आसानी से घायल कर सकता था। अंतर, अपमान। ज्येष्ठ भयंकर बाघ का क्रोध गहराया। उसने बाघ जैसी गर्जना की और बोला, मैं स्वीकार नहीं करता। तुम स्वीकार नहीं करते? हे। आर्यन केवल हंसा। ज्येष्ठ भयंकर बाघ के सिर के ऊपर तैरती मुट्ठी अचानक हिली, तो मैं तुम्हें तब तक पीटूंगा जब तक तुम हार नहीं मान लेते। वह क्या करने की कोशिश कर रहा है? मुट्ठी हिल रही है। यह बस थोड़ी दूरी है, इसमें कोई विस्फोटक शक्ति नहीं है। भले ही यह ज्येष्ठ भयंकर बाघ के शरीर पर लगे, उसके भौतिक शरीर की रक्षा के साथ यह उसे घायल नहीं कर पाएगा। बिल्कुल सही। क्या यह इंसान मंदबुद्धि है? विस्फोट करने के लिए, आक्रमण के लिए एक दूरी की आवश्यकता होती है। 10 सेंटीमीटर से कम की दूरी पर, चाहे आप कितने भी मजबूत क्यों न हो, आप ज्यादा शक्ति से विस्फोट नहीं कर पाएंगे। आसपास के लोग ऐसा ही सोचते थे। ज्येष्ठ भयंकर बाघ ने भी ऐसा ही सोचा। उसके पैर अचानक जमीन पर पड़े और एक धक्के के साथ उसने धनुष बनाया। उसके पूरे शरीर में शक्ति एक बार फिर उमड़ पड़ी। उसका शरीर दोगुना हो गया और उसकी मांसपेशियों में विस्फोटक शक्ति और भी मजबूत हो गई। एक गहरी आवाज के साथ हमला। पूर्व अध्याय। अगला अध्याय। धमाका। हवा में एक विस्फोट हुआ। शक्ति हिंसक रूप से उमड़ पड़ी। यदि अभी की शक्ति उसकी सबसे मजबूत शक्ति नहीं थी, तो वर्तमान शक्ति निश्चित रूप से उसकी वर्तमान अवस्था में उसकी सबसे मजबूत शक्ति थी। हालांकि जैसे ही वह अपनी शक्ति को बाहर निकालने वाला था, आर्यन की मुट्ठी पड़ी। हम्फ। इतनी करीब से तुम्हारे पास कितनी विस्फोटक शक्ति हो सकती है? ज्येष्ठ भयंकर बाघ ने तिरस्कारपूर्वक कहा। उसने आर्यन के इस कदम को अपनी आंखों में भी नहीं रखा और इसकी परवाह नहीं की। लेकिन जब आर्यन की मुट्ठी उसकी पीठ पर पड़ी, तो उसकी आंखें लगभग अपनी जगह से बाहर आ गईं। उसका शरीर धंस गया और उसकी छाती अंदर धंस गई। उसकी नसें, अंग और हड्डियां ऐसी महसूस हुई जैसे उसके पूरे शरीर पर एक पहाड़ दबाव डाल रहा हो। उस तरह की शक्ति। प्रतिकार करना असंभव था। यह कानून की शक्ति नहीं थी। उफ। धमाका। ज्येष्ठ भयंकर बाघ का शरीर धंस गया और वह सीधे आर्यन के सामने घुटने टेक दिया। उसके सिर के ऊपर एक विशाल बुद्ध की छवि चमकी और एक शक्तिशाली शक्ति प्रकट हुई। तथागत शक्ति। और तो और, गुस्से में कॉन्कॉक्शन की स्थिति में विस्फोट होता है। आर्यन को चिंता थी कि वह केवल तथागत की शक्ति से ज्येष्ठ भयंकर बाघ को दबा नहीं पाएगा, इसलिए उसने गुस्से का मिश्रण वाली एक बोतल पी ली। यह मुक्का बहुत शक्तिशाली था। ज्येष्ठ भयंकर बाघ इसे सहन नहीं कर सका। आर्यन हल्के से मुस्कुराया। उसकी आंखों में जरा भी तिरस्कार या उपहास नहीं था। उसने बस उदासीनता से पूछा, क्या तुम हार मानते हो? वह तो संत बनने का नाटक भी कर रहा था। उसका चेहरा दया से भरा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह मुक्का आर्यन की तरफ से नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे आर्यन घुटने टेक चुके ज्येष्ठ भयंकर बाघ को बचा रहा था। यह धाक जमाने का उच्चतम स्तर था। ज्येष्ठ भयंकर बाघ कहना चाहता था कि वह स्वीकार नहीं करता, लेकिन आर्यन के उदासीन भाव को देखकर वह कुछ भी नहीं कह सका। उसने सिर झुकाया, आह भरी, और कहा, मैं स्वीकार करता हूं। उसके पास स्वीकार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। आर्यन ने दोनों हमलों से बचाव नहीं किया। वह सफल नहीं हुआ। हालांकि आर्यन ने उसे आसानी से जमीन पर घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। यही अंतर था। अविश्वसनीय होना मुश्किल था। भयंकर बाघ जनजाति का विश्वास शक्ति था,
कोई चाल नहीं थी। यदि वे आश्वस्त थे तो वे आश्वस्त थे, यदि वे आश्वस्त नहीं थे तो वे आश्वस्त नहीं थे। आर्यन के कार्यों ने उन्हें आश्वस्त कर दिया था। यदि आर्यन ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया होता, ज्येष्ठ भयंकर बाघ शायद अब तक मर चुका होता। जैसे ही ज्येष्ठ भयंकर बाघ ने हार मान ली, एक प्राचीन हाथी की उदास गर्जना सुनाई दी। इसी क्षण प्राचीन दुनिया से पैरों की आवाज भी सुनाई दी। आर्यन की आंखें ठंडी हो गईं और उसने हल्का सा सिर उठाया। एक 4 मीटर लंबा विशाल हाथी तेजी से दौड़ता हुआ आया और उसकी आकृति एक भ्रम की तरह थी। यह एक विशाल हाथी युद्ध क्षेत्र की तरह था, जिससे पूरी घाटी हिल उठी। दानव भेड़िया कबीले का नेता हंसा। ज्येष्ठ भयंकर बाघ अंदर ही अंदर चौंक गया। इस तरह का हमला प्राचीन हाथी जाति का शक्तिशाली हमला था। यह उसके अभी के हमले से अलग था। उसने केवल एक बिंदु पर हमला किया, जबकि प्राचीन हाथी जाति ने पूरी सतह पर हमला किया। बचने की कोई जगह नहीं थी। उसके लिए भी यही बात थी। ज्येष्ठ भयंकर बाघ का चेहरा गहरा हो गया। जैसे ही वह इसे रोकने का तरीका सोचने वाला था, आर्यन ने उसे पकड़ा और बाहर फेंक दिया। उसने उसे सीधे एक सुरक्षित जगह पर फेंक दिया। ज्येष्ठ भयंकर बाघ अपने दिल में कृतज्ञ था और तुरंत चिल्लाया, ज्येष्ठ प्राचीन हाथी, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम मुझे भी मारना चाहते हो? इस तरह के प्राचीन हाथी हमले से बचने की कोई जगह नहीं है, जब तक कि मैं तुम्हारी पीठ पर कूद न सकूं। वह प्राचीन हाथी जनजाति को दोष दे रहा था। उसी समय वह आर्यन को भी याद दिला रहा था, क्योंकि आर्यन ने उस क्षण उसे बचाया था। दानव भेड़िया कबीले का नेता कांप उठा, तो उनकी पीठ पर कूदना प्राचीन हाथी हमले को तोड़ने का तरीका है। है? प्राचीन हाथी जनजाति के सदस्यों की आंखें गहरी हो गईं। ज्येष्ठ भयंकर बाघ सही था, लेकिन ऐसा करने के लिए कोई नहीं, क्योंकि वे सभी प्राचीन हाथी जाति द्वारा कुचलकर चूर चूर कर दिए जाएंगे। आर्यन अपनी मूल स्थिति में खड़ा रहा, अभी भी नहीं हिला। वह विशाल हाथी की पीठ पर भी नहीं कूदा। प्राचीन हाथी हमला तुम्हारी सबसे मजबूत शक्ति है ना? तो मैं तुम्हारे सबसे मजबूत हमले को चुनौती दूंगा। विशाल हाथी युद्ध क्षेत्र पर एक टैंक, और तो और यह एक तेज चार्जिंग टैंक था। यह युद्ध क्षेत्र पर बस एक हत्या मशीन था। और तो और यदि वे विशाल जनजाति के साथ सहयोग करते तो वह दृश्य। आर्यन थोड़ा उत्साहित था। इस क्षण आर्यन का शरीर धंस गया। विशाल प्राचीन हाथी को घूरते हुए उसकी बाह में शक्ति अचानक फट गई। बस उसने सीधे 2 विशाल दांतों को पकड़ लिया। यह बुरा है, भयंकर बाघ जनजाति के ज्येष्ठ ने माथे पर बल डाला। दानव भेड़िया कबीले के नेता ने उपहास किया और कहा, ज्येष्ठ भयंकर बाघ, क्या अब तुम्हें इंसानों की चिंता है? तुम्हें इससे क्या लेना देना है? ज्येष्ठ भयंकर बाघ गरजते हुए बोला। दानव भेड़िया हंसा, वास्तव में मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यह मत भूलो कि तुम्हारे पूर्वजों को इंसानों ने कैसे त्याग दिया था, कैसे इंसानों ने हमें इस तरह की बकवास जगह पर खदेड़ दिया जहां पक्षी भी नहीं मूतते और मुर्गियां अंडे नहीं देती। हमने हजारों सालों की तबाही सहन की है और 1 महीने के भीतर ध्रुवीय तूफान फट जाएगा और कोई भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि हम इसे रोक सकते हैं या नहीं। यह सब इंसानों की वजह से है, जिन्होंने हमें यह दिया। इंसानों ने। ज्येष्ठ भयंकर बाघ के भौहों के बीच की जगह सिकुड़ गई और वह एक शब्द भी नहीं कह सका। वास्तव में यह सब इंसानों ने उसे दिया था। जब वे बात कर रहे थे, तब आर्यन को प्राचीन हाथी ने पलटा नहीं था।
उसके दोनों हाथ दो मोटे हाथी दांतों को कसकर पकड़े हुए थे, क्योंकि उसका शरीर लगातार धंस रहा था, जिससे प्राचीन हाथी को उसे उड़ाने का कोई मौका नहीं मिल रहा था। अचानक आर्यन की बाहों पर नसें उभरीं, उसकी आंखें भयावह हो गईं। उसकी आस्तीनों के नीचे उसकी बाह पर ड्रैगन के आकार का निशान एक प्रकाश की किरण के साथ चमक उठा। आर्यन गरज उठा, आ! उसने दोनों हाथों से ताकत लगाई और विशाल हाथी को उठा लिया। उसने उसे हवा में उठा लिया। पूरा दर्शक वर्ग चौंक गया। हर कोई हक्का बक्का रह गया। आर्यन ने हवा में उठाए गए विशाल हाथी को देखा और चिल्लाया, क्या तुम हार मानते हो? नहीं, विशाल हाथी ने गर्जना की। इस क्षण आसपास के 100 से अधिक विशाल हाथी एक ही समय में बाहर निकल आए। गरज! 100 विशाल हाथियों के हमले के साथ आर्यन के पास कोई रास्ता नहीं था। हालांकि आर्यन की आंखें भयावह हो गईं, उसके शरीर में शक्ति फट गई और उसने अपने पैर जमीन पर पटके। पूर्व अध्याय। अगला अध्याय। धमाका! एक सदमातरंग निकली, जिससे सभी विशाल हाथी स्तब्ध हो गए और हिलने में असमर्थ हो गए। उसी समय आर्यन ने हवा में विशाल हाथी को जमीन पर पटक दिया और एक बार फिर गर्जना की, मैं तुमसे एक बार और पूछता हूं, क्या तुम आश्वस्त हो या नहीं? हाथी के बोलने का इंतजार किए बिना दानव भेड़िया जाति के नेता ने सबसे पहले कहा, मैं प्रस्तुत करता हूं। विशाल हाथी जाति के ज्येष्ठ ने भी कहा, मैं प्रस्तुत करता हूं। इस क्षण सिस्टम से आवाज आई। आर्यन चौंक गया, क्या चल रहा है? डिंग! आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 2064, परम असामान्य प्रतिभा। जब सिस्टम से बीप की आवाज आई तो आर्यन का दिल अनजाने में कांप उठा। तार्किक रूप से उसने किसी को नहीं मारा था, किसी राक्षस को नहीं मारा था और कोई भी क्वेस्ट पूरा नहीं किया था। तो फिर अचानक नोटिफिकेशन क्यों आया? इस समय आर्यन का दिल डूब गया, क्योंकि उसने ध्यान से सुना। राक्षसी भेड़िया नेता ने जब आर्यन को देखा तो उसकी आंखें काली पड़ गईं। वह बिना हिले डुले वहीं खड़ा था, उसकी आंखें थोड़ी घूमी और उसके होठों के कोने पर एक भयावह मुस्कान आ गई। उसी समय डिंग! खिलाड़ी आर्यन को विशाल हाथी का साहस का असामान्य स्तर प्राप्त करने के लिए बधाई। क्या आप इसे फ्यूजन करना चाहते हैं? डिंग! खिलाड़ी आर्यन को नर्क की आग का स्पर्श का असामान्य स्तर प्राप्त करने के लिए बधाई। क्या आप इसे फ्यूजन करना चाहते हैं? दो आवाजें गूंज उठीं। आर्यन का दिल कांप उठा, क्या हो रहा है? लीग ऑफ लीजेंड्स में प्रतिभा, विशाल हाथी और नर्क की आग। हे भगवान! असामान्य स्तर! यह कितना असामान्य है! आर्यन इन दोनों प्रतिभा गुणों से बहुत परिचित था और वह बेहद उत्साहित था। उसने जल्दी से सिस्टम खोलकर जांच की। विशाल हाथी का साहस, सक्रिय रूप से हमला करें, निष्क्रिय रूप से बचाव करें और एक अति मजबूत ढाल प्राप्त करें। ढाल का मूल्य 10 लाख अंक है और विशेष परिस्थितियों में यह बढ़ेगा। ढाल 1 मिनट तक चलती है। धिक्कार है! क्या तुम्हें इतना असामान्य होना जरूरी है? आर्यन की आंखें शून्य हो गईं। यह असामान्य से कहीं ज्यादा था, यह तो बस परम असामान्य था। खेल में विशाल हाथी ऐसा बिल्कुल नहीं था। इस असामान्य स्तर की तुलना में खेल में विशाल हाथी तो चींटी भी नहीं था। खेल में विशाल हाथी केवल तभी सक्रिय होता था जब वह सक्रिय रूप से हमला करता था, लेकिन आर्यन को मिला विशाल हाथी तुरंत सक्रिय हो जाता था, चाहे आप किसी को मारें या कोई और आपको मारे। 10 लाख की ढाल! यह
धिक्कार है, इसे देखकर ही मरने का मन करता था, लड़ने की तो बात ही छोड़ो। उसी समय आर्यन ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया, विचार चला और कहा, फ्यूज करो। मुझे ऐसी असामान्य चीज पसंद है, हा हा हा। विशाल हाथी आर्यन के शरीर में समा गया और फिर उसने नर्क की आग का स्पर्श के गुणों को देखा। नर्क की आग का स्पर्श, आपकी क्षति कौशल आपके प्रतिद्वंद्वी को 30 सेकंड तक निरंतर क्षति पहुंचा सकता है। क्षति मूल्य प्रति सेकंड 10,000 अंक। रक्षा को अनदेखा करें, औषधि को अनदेखा करें। आर्यन नर्क की आग का स्पर्श के गुणों को देखकर इतना उत्साहित था कि वह अवाक रह गया। 30 सेकंड, प्रति सेकंड 10,000 की क्षति, कुल 3 लाख की क्षति। इसके अलावा आपकी रक्षा को अनदेखा करना और आपकी दवा को अनदेखा करना, यह तो स्वर्ग विरोधी था। यह तो बस एक विस्फोट था। आर्यन को अच्छा महसूस नहीं हुआ। क्या यह बहुत विकृत नहीं है? अगर मैं सावधान नहीं रहा तो मैं दूसरी तरफ 3 लाख की क्षति पहुंचा दूंगा। क्या यह अच्छा विचार नहीं है? आर्यन दुष्ट बन गया। विशाल हाथी का साहस और नर्क की आग का स्पर्श दो अति शक्तिशाली जन्मजात प्रतिभाएं हैं। यह सिस्टम ने उसे अचानक ये क्यों इनाम में दिए? आर्यन मूर्ख नहीं था। उसने तुरंत सोचा कि कैसे चांगदत्त एल्डर चंगदाओ और वज्रक एल्डर लाइयान को वश में किया गया था। क्या यह इनाम की वजह से है? अगर ऐसा है तो आर्यन ने राक्षसी भेड़िया नेता को देखा, जो कह रहा था कि वह आत्मसमर्पण करने को तैयार है। उसका दिल एक बार धड़का। वह चला गया। यह उसी क्षण था जब शून्य कांप उठा और एक भयंकर आदिम भेड़िया शून्य को भेदकर बाहर निकला। पशुकरण भेड़िया राजा। उसके पंजे एक ठंडी रोशनी से चमक रहे थे। उसके पूरे शरीर पर बाल स्टील की सुइयों की तरह थे, उसे याद दिलाते हुए कि आर्यन दर्जनों गुना अधिक शक्तिशाली था। वह अचानक बाहर निकला। दृश्य बेहद जंगली और चौंकाने वाला था। आर्यन का दिल कांप उठा। भेड़िया राजा ने गर्जना की, वे आश्वस्त हैं। मैं आश्वस्त नहीं हूं, बच्चे, मर जा। बिजली की चमक की तरह आर्यन को प्रतिक्रिया करने का कोई समय दिए बिना उसके पंजे नीचे आ गए। अजय और अथक चांगदत्त एल्डर चंगदाओ और वज्रक एल्डर लाइयान के चेहरे काले पड़ गए। राक्षसी भेड़िया जनजाति के शिष्यों के चेहरों पर उत्साहित भाव आ गए। इस छिपकर हमले की सफलता दर 100% थी और यह पहले कभी विफल नहीं हुई थी। इसके अलावा राक्षसी भेड़िया ने रूप बदल लिया था और उसकी शक्ति तेजी से बढ़ गई थी। यह एक हिट मार थी। उसने आर्यन को कोई मौका नहीं दिया। धिक्कार है। वह निश्चित रूप से मर गया। राक्षसी भेड़िया बहुत कपटी है। हाँ हाँ हाँ, यही कमजोरों का कारण है। तुम्हारे बड़े और हमारे नेता बिल्कुल भी एक स्तर पर नहीं हैं। तुम बहुत कमजोर हो, हाँ हाँ हाँ। मानव कापो। राक्षसी भेड़िया जनजाति उत्साहित हो गई। भेड़िया राजा के नुकीले पंजे नीचे आ गए। आर्यन बिना हिले डुले वहीं खड़ा रहा। इस बार वह सचमुच हिलना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे बिल्कुल भी हिलने की जरूरत नहीं थी। शुआ पंजे बिल्कुल वुल्वरिन के पंजों की तरह थे। नुकीले ब्लेड के एक वार से शून्य फट गया और वह आर्यन के शरीर पर लगा। राक्षसी भेड़िया नेता उत्साहित हो गया, मर जा। केवल यह देखा। आर्यन के चेहरे पर एक मुस्कान थी। नुकीले पंजे लगे, लेकिन आर्यन के शरीर पर एक भी घाव नहीं था। एक भी पंजे का निशान भी नहीं छूटा। आर्यन के जीवन की तो बात ही छोड़ो। इस क्षण उसके सिर के ऊपर एक $10 लाख की ढाल तैर रही थी, लेकिन
राक्षसी भेड़िया के हमले से हुई क्षति कम नहीं थी, 100,000 से ज्यादा की क्षति हुई थी। यदि विशाल हाथी की सुरक्षा न होती तो आर्यन का आधा जीवन चला गया होता। लेकिन मैं एक विकृत हूं। $10 लाख की ढाल कमाल की थी, यह एक बाल भी चोट नहीं पहुंचा सकती थी। यह कहना पड़ेगा कि राक्षसी भेड़िया की शक्ति को कम करके नहीं आंका जा सकता था। आर्यन के शरीर पर कोई घाव न देखकर राक्षसी भेड़िया हक्का बक्का रह गया। उसकी आंखें शून्य हो गईं और उसके चेहरे पर भ्रमित भाव था। आर्यन हल्के से मुस्कुराया और बोला, तुम वहां क्यों खड़े हो? कृपया जारी रखो। आसपास के लोग भी हक्के बक्के रह गए थे। कोई भी इस तरह के छिपकर हमले को नहीं रोक सकता था, लेकिन आर्यन को बिल्कुल भी चोट नहीं लगी थी, उसके शरीर पर एक बाल भी नहीं। यह कितना चौंकाने वाला था। कई लोगों ने अपनी आंखें मलीं, यह सोचकर कि वे कुछ गलत देख रहे हैं। यह क्या यह इंसान है या भूत? हे भगवान, वह कौन है? वह हिल गया था। आर्यन ने राक्षसी भेड़िया नेता को देखा और हंसा, क्या तुम मुझे मरवाना नहीं चाहते थे? तुम वहां क्यों खड़े हो? कृपया जारी रखो। आह! राक्षसी भेड़िया ने प्रतिक्रिया दी और एक दर्दनाक चीख निकाली। उसका शरीर हवा में उछला और नीचे झपटा, पूरी शक्ति से आर्यन पर हमला कर रहा था। आह! आर्यन बिना हिले डुले वहीं खड़ा रहा। उसने राक्षसी भेड़िया को अपनी आंखों में बिल्कुल भी नहीं रखा। गरज गरज शक्तिशाली हमला हुआ, लेकिन आर्यन अभी भी अछूता था। राक्षसी भेड़िया नेता हक्का बक्का रह गया। उसकी आंखें भ्रम में थीं और उसे अपने जीवन पर संदेह होने लगा। आर्यन मुस्कुराया, फिर से आओ, क्या तुम्हारे पास बस इतना ही है? आह 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 आह! राक्षसी भेड़िया पागल हो गया और आर्यन पर हमला करने लगा। यह एक गुस्सैल छोटी महिला की तरह था। आर्यन वहां बिना हिले डुले खड़ा रहा जब तक कि राक्षसी भेड़िया रोने वाला नहीं हो गया। फिर आर्यन ने ठंडी आवाज में कहा, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, क्या तुम आश्वस्त हो? राक्षसी भेड़िया नेता का शरीर डूब गया और उसकी आंखें आर्यन पर टिकी थीं। उसकी नाक आग की तरह थी और उसका गला लगातार कराहने वाली आवाजें निकाल रहा था। वह बहुत घृणित था, बहुत तिरस्कारपूर्ण था और गहरी आवाज में बोला, मैं आश्वस्त नहीं हूं। तो क्या हुआ अगर तुम्हारा शारीरिक शरीर मजबूत है? मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता, क्या तुम मुझे जरा भी चोट पहुंचा सकते हो? जब वे पशु रूप में होते थे तो उनकी रक्षा स्वर्ग विरोधी होती थी। यहां तक कि नियम की शक्ति भी उन्हें चोट नहीं पहुंचा सकती थी। यह वह शारीरिक शरीर था जिसे उन्होंने हजारों सालों से विकसित किया था, एक अति मजबूत रक्षा वाला शारीरिक शरीर। तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 2065। मैं हूं एक राक्षस। क्या यह बहुत मजबूत शारीरिक बनावट है? क्या यह अतिकाया है? क्या यह स्वर्ग विरोधी रक्षा है? जरा भी क्षति नहीं। आर्यन ने अपनी उंगली से हल्के से दानव भेड़िए को छुआ। बस एक हल्का स्पर्श। दानव भेड़िया जोर से हंसा, हा हा हा, हा हा हा। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम मुझे गुदगुदी कर रहे हो? नहीं, क्या तुम मुझे जू खुजलाने में मदद करने की कोशिश कर रहे हो? यह सही नहीं है, मैं सचमुच जानना चाहता हूं, तुम क्या कर रहे हो? हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ हाँ। दानव भेड़िया जनजाति के लोग सभी हंस रहे थे। वे आर्यन की हल्की उंगली के उपयोग को बिल्कुल नहीं समझ पाए। इसके अलावा उसे छूने के बाद वह वापस चला गया।
सबने उसे देखा, उसकी हरकतें थोड़ी हास्यप्रद थीं, जिससे वे भ्रमित हो गए। क्या यह एक हमला था? क्या इस तरह का हमला नुकसान पहुंचा सकता है? भेड़िया राजा को भूल जाओ, एक चींटी भी तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकती। क्या वह मजाक कर रहा है? क्या इस इंसान के साथ कुछ गलत है? क्या यह व्यक्ति मंदबुद्धि है? वे सब आर्यन पर हंस रहे थे, यह बिल्कुल नहीं समझ पा रहे थे कि वह क्या कर रहा था। क्या ऐसा कोई हमला था? आर्यन वहीं खड़ा रहा और हंसा, तुम जल्द ही हंस नहीं पाओगे। दानव भेड़िया नेता ने अवहेलना से कहा, मैं हंसता रहूंगा, क्या तुम इंसान सब ऐसे ही हमला करते हो? मैं हंसते हंसते मर जाऊंगा। नर्क अग्नि सक्रिय करो। आर्यन का माथा कुटिल हो गया। जैसे ही उसने अपना वाक्य खत्म किया, बस इस क्षण दानव भेड़िया नेता का शरीर अचानक धंस गया। उसके सिर के ऊपर एक चमकीला लाल अंक तैरने लगा। 10,000 इंच। 10,000 अंकों की क्षति ऊपर तैर गई। उसके प्रतिक्रिया करने का इंतजार किए बिना 10,000 अंकों की एक और क्षति ऊपर तैर गई। यह कुछ सेकंड तक चला। दानव भेड़िए का चेहरा बदल गया। पूछी। वह खून का एक घूंट थूकने से खुद को रोक नहीं पाया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। अचानक हुए इस बदलाव से सब चौंक गए। दानव भेड़िया जनजाति के शिष्यों को अपनी मुस्कान वापस लेने का भी समय नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने अपने नेता को विकृत भावों के साथ देखा। नेता, मालिक, क्या हो रहा है? उनके खत्म करने का इंतजार किए बिना पूछी। उसने खून का एक और घूंट थूका। दानव भेड़िए की सारी शक्ति रक्षा में लगी हुई थी, लेकिन उसे यह भी नहीं पता था कि किस चीज से बचाव करना है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कैसे बचाव किया, उसके शरीर में चोटें बद से बदतर होती जा रही थीं, पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर थीं। वह इसे बिल्कुल भी नियंत्रित नहीं कर सकता था। उसका सुपर बॉडी बिल्कुल भी काम नहीं आ रहा था। क्या हुआ? क्या हो रहा है? तुम गंभीर रूप से घायल क्यों हो? उसने कुछ नहीं किया। एल्डर गुजियांग ने आर्यन को देखते हुए भौहें सिकोड़ी। उसने आश्चर्य से कहा, क्या यह सिर्फ एक कोमल उंगली थी? एल्डर भयानक बाघ ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने वह चाल देखी थी, उसमें कोई शक्ति नहीं थी, वह बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। यह शायद उसकी ताकत है। एल्डर गुजियांग ने आर्यन को देखा और सदमे से अभिभूत हो गया। अभी जब वह और भयानक बाघ पीछे हटने के लिए मजबूर हुए थे, तो आर्यन ने शायद अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा भी इस्तेमाल नहीं किया था। ऐसी कोमल उंगली। अगर वह दानव भेड़िया नेता को इतनी हद तक घायल कर सकता था, तो वह इस क्षण एल्डर गुजियांग का दिल कांप उठा। वे पीढ़ियों से अत्यधिक अगाध पर्वत श्रृंखला में रह रहे थे और कभी बाहर नहीं निकले थे। इंसान क्या बन गए थे, उन्हें भी नहीं पता था। उन्होंने सोचा कि वे बहुत मजबूत थे, लेकिन आर्यन की शक्ति ने उसे अतुलनीय भय महसूस कराया। एल्डर भयानक बाघ को भी अपने दिल में एक सिहरन महसूस हुई। वह आर्यन से गहरे सदमे में था। एक आराधना का भाव अनजाने में उत्पन्न हुआ। दानव भेड़िया नेता